हमारे माशरे में फैमिली वैल्यूज़ की बहुत अहमियत है। कई ख़ानदान ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और अगर ख़ानदान का एक फ़र्द भी ना रहे तो उसकी कमी शिद्दत से महसूस की जाती है। हमारा आज का प्रोग्राम एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसका ये ख्वाब था कि उसके तमाम घर वाले एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रह सकें, मगर आज वो शख्स खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नईम मसीह का मर्डर आज से 6 साल पहले किया गया और उसके गम से निढाल घर वाले आज तक अदालत के सामने इंसाफ के मुंतज़िर खड़े हैं। हमारे मुआशरे में बर्दाश्त का अंसर खत्म होता जा रहा है। मामूली तकरार पर एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करने से भी दरेग नहीं करता है। एक जानिब माशरती इक़दार की बुलंदी का ये हाल है कि किसी जानवर को जरा सी तकलीफ पहुंच जाए तो तूफान बर्पा हो जाता है। दूसरी जानिब हमारे यहाँ माशरती इक़दार पस्ती की गहराइयों में दबती चली जा रही हैं। कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ होता है। ऐसा ही नईम मसीह के साथ भी हुआ। क्योंकि उसका कत्ल एक इंसान का कत्ल नहीं बल्कि ख्वाहिशों, अरमानों, शफकतों और मोहब्बतों के जज्बों का कत्ल था। नईम मसीह के अहले खाना पर इस कत्ल की खबर बिजली बनकर गिरी। इस कत्ल के मुहर्रिकात जो भी हों, लेकिन मुआशरे में अदम बर्दाश्त की ये एक मिसाल नहीं बल्कि आए दिन ऐसे वाक़यात अखबारात की जीनत बनते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2010 में 12,580 अफराद हलाक हुए। नईम मसीह कत्ल हो गया। कत्ल का मुल्जिम डैनियल भी सलाखों के पीछे है। एक तरफ मकतूल के अहले खाना इंसाफ के मुंतजर हैं तो दूसरी जानिब मुल्जिम भी अदालती फैसले का इंतजार कर रहा है। अगर मजलूम को इंसाफ और मुजरिम को सजा मिलने में इसी तरह ताखीर होती रही तो हमारा मुआशरा इसी तरह तनज़्ज़ुली का शिकार होता रहेगा और इंसाफ नापैद हो जाएगा। नाम नईम मसीह, वल्दियत रफीक मसीह, उम्र 35 साल, पेशा पान फरोश, नाम डैनियल उर्फ दानी, वल्दियत अयूब मसीह, उम्र 32 साल, पेशा प्राइवेट सर्विस। देखिए ब्रेक के बाद। उसने छुरी निकाल के इसके ऊपर हमला कर दिया और वहीं उसको मौके पे गिरा दिया। आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की थी उस वक्त? काफी लोग खड़े हुए थे, जब छुरी मार दिए तब लोगों ने उसको पकड़ा है। मुंसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो क्या इंसाफ करोगे। इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये वो जगह है जहां आज से 6 साल पहले नईम मसीह को बेदर्दी से डैनियल ने कत्ल किया था। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हनीफ अवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस केस के बारे में तहकीकात की। उनसे बात करते हैं। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हनीफ साहब, आप इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आपने इस केस के ऊपर तहकीकात की, क्या चीज़ें सामने आई तहकीकात में? ये वाक़या 7/5/2006 का है। हम लोग थाने पे मौजूद थे कि हमें इस वाक़े की इतला मिली। हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे तो यहाँ लोगों ने बताया कि ये जो मकतूल था ये अपनी वो सामने दुकान है, केबिन थी एक छोटी सी रखी हुई, वहाँ से आया था, अपने घर जाने के लिए निकला। जब यहाँ हॉस्पिटल ये होटल के करीब पहुँचा
तो अचानक ये गली में से दानियल निकल के आया और उसने उस पर छुरियों से वार दानियल यहीं पर छुपा हुआ था क्या? यहीं कोने पे खड़ा हुआ था, इस गली के कोने पे, गली के कोने पे रेडी के पास वो मौजूद था। ठीक है। तो उसने छुरी निकाल के इसके ऊपर हमला कर दिया और वहीं उसको मौके पे गिरा दिया। लोगों ने पकड़ा है और सामने वो रक्षे के पास पुलिस मोबाइल खड़ी थी। ड्यूटी पर एएसआई इकबाल चन्ना मौजूद था, उसके हैंडओवर जाके किया, उसको बताया तो उसने जो उसकी छुरी थी वो लेके अपने पास सील की मौके पे ही और मुलजम को जो है शिफ्ट किया। अच्छा, मकतूल को यहाँ से अस्पताल कौन लोग लेके गए? यहाँ के आसपास के इलाके के लोग ही लेकर गए थे? जी जी, आसपास के लोग लेकर गए, उसमें सुजुकी में डालकर। हॉस्पिटल पहुँचने तक वो जो एक्सपायर हो चुका था तो उसके घर वाले लेकर आए, वहाँ पीएम वगैरह करवाया गया, लिखा पढ़ी वगैरह करवाई गई। इसके बाद इसका जो भाई है, वालिद है, रिश्तेदार हैं, वो थाने आए और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत में हमने रिमांड के लिए पेश किया था और जो वक़ूए के चशमदीद गवाह थे उनकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के रूबरू कलमबंद करवाई। अच्छा। और केस में काफ़ी हद तक गवाह चल चुके हैं, सिर्फ 3-4 गवाह रहते हैं अभी लास्ट में। और इतने अरसे से डिले भी ये इस वजह से है कि मुलजिम का वकील जो है वो प्रॉपर हाजिरी पे आता नहीं। अभी 6 सालों में जेल में है तो जेल में जाके आदमी ट्रेंड हो जाता है। तो अभी दूसरे जो साथी कैदी हैं वो गाइड करते रहते हैं, तो अभी उससे पूछो, बोले जी मैंने तो कत्ल ही नहीं किया। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जेल जो है वो तरबियत गाह है इस तरह के दाव पेच सीखने की कि अगर आपने कोई जुर्म किया है तो उससे किस तरह आप निकल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या सामने आया कि इस कत्ल की वजह क्या थी? बस इनकी तलक कलामी हुई थी कि उसका छोटा भाई था, उसके मसले पे जो है इन दोनों में तलक कलामी हुई। तो उसने लाइलमी जाहिर की मकतूल ने, तो जब अपनी काम ख़त्म करके घर जाने के लिए निकला तो यहाँ पे उसको छुरियाँ मार दी इसने। अच्छा हनीफ साहब, जिस कैबिन के सामने आप कह रहे हैं झगड़ा हुआ था, वो ज़रा हमको दिखाएं, वो कैबिन कहाँ मौजूद है? हाँ, वो यहाँ सामने करीब ही है, आइए दिखाते हैं। देखते हैं। इस वक्त जो जगह आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर किसी ज़माने में नईम मसीह का कैबिन हुआ करता था। इसी जगह पर नईम मसीह और डैनियल का झगड़ा हुआ था जो बाद में कत्ल की वजह बनी। क्या वो नशा करता था या कोई नफसियाती उसको मसला था जो उसने इतना संगीन जुर्म कर दिया? आपकी तहकीकात में इस तरह की कोई चीज़ सामने आई थी? उसकी जो उठक बैठक थी, जो सलाम दुआ थी, वो क्रिमिनल लोगों से थी और ड्रिंक वगैरह वो आम करता था। तो ये जिस दिन वाक़या हुआ ना, तो वो उसने बहुत उस चीज़ को महसूस किया, यहाँ जो तलक कलामी हुई मौके पे। उसके बाद जाके छुरी खरीद के लाया और वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही ये यहाँ से निकल के गया है तो उसको वहाँ पे कोने पे उसको छुरियाँ मार के हलाक कर दी। जिस वक्त उसने ये जुर्म किया तो उस वक्त उसकी हालत जो थी, नशे में था वो उस वक्त, या वो बिल्कुल होशो हवास में था? इस तरह इसकी आपने कोई तहकीक की? नशे में नहीं था, होशो हवास में था वो। अगर नशे में होता तो एक और केस बन जाता उसके खिलाफ। चशमदीद गवाह भी इसी इलाके का था जिसने इस केस की गवाही आके दी। काफ़ी सारे गवाह हैं, 1-2 नहीं थे, 3-4 गवाह हैं यहाँ मौके के जिन्होंने इसको पकड़ा था और फिर पुलिस के हैंडओवर किया। और जिस केबिन के रूबरू इसको मर्डर किया गया वो केबिन आज भी यहाँ मौजूद है, वो हम आपको दिखा सकते हैं मौके पर। जी आइए दिखाइए। ये वो कैबिन है जिसके सामने नईम मसीह का कत्ल किया डैनियल ने। इस कैबिन में वो साहब मौजूद हैं जो इस वाक़े के चशमदीद गवाह हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने ये कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा था? जी सर। क्या वाक़या हुआ? वाक़या ऐसा था कि डैनियल पहले इधर आके खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, नईम उधर से आए हैं, उसने आके इधर उसके पास खड़ा हुआ है, उसने उसको मार दिया। छुरी से मारा था? हाँ, छुरी से मारा था। अच्छा, जब डैनियल नईम मसीह को छुरी के वार करके मार रहा था तो आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की थी उस वक्त? काफ़ी लोग खड़े हुए थे, जब छुरी मार दिए तब लोगों ने उसको पकड़ा है। मोबाइल बार खड़ी हुई थी रोड पे, मोबाइल को दे दिया। अच्छा, ये बताएं, जब ये कितनी देर लगी होगी ये सारा वाक़या होने में? कितनी देर के अंदर उसने उसको कत्ल कर दिया डैनियल ने नईम मसीह को? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और 10 मिनट का फासला ऐसा ही हुआ है। अच्छा हनीफ साहब, जिस तरह के ये बता रहे हैं कि ये वाक़या पेश आने में कोई 5-10 मिनट लगे, मोबाइल मौजूद होने का मकसद ही ये होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, कंट्रोल करे। तो पुलिस वाले जो मोबाइल में थे उन्होंने क्यों नहीं आया, उन्होंने इसको रोका क्यों नहीं? फायरिंग की आवाज़ तो आई नहीं जो फायर से मारा हो। छुरियों से मारा है तो वो तो पता ही नहीं चला कि शोर शराबा भी हुआ। बोले शायद होटल पे बैठे हुए लोग हैं, टीवी ड्रामा देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। मुलजिम ने हिरासत में इतराफ़ जुर्म किया, तो आपने उसको हिरासत में ले लिया, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसने कोर्ट में इतराफ़ जुर्म दोबारा किया?
कोर्ट में हमने स्टेटमेंटें आई विटनेसेस की कराई। मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा मुलजिम से, हाँ तो क्या वाक़या हुआ था, इसने एतराफ़ जुर्म किया, बोला जी मेरे से गलती हो गई। क्या वजह है कि अभी तक उसको सज़ा नहीं हुई? मुलजिम का जो वकील है वो मुख्तलिफ़ डेटों पे मुख्तलिफ बहाने करके भाग जाता है या अदालत से आके डेट ले लेता है। गवाह जाते हैं हर डेट पर, वो कभी एक गवाह का बयान रिकॉर्ड होता है, उसके बाद स्टैंड बाई कर देते हैं बाकियों को कि भाई वो उसका वकील जो है उसकी तबीयत अभी सही नहीं है, बाद में आ जाएगा। हमने इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की, वो जगह जहाँ पर कत्ल हुआ वो जगह आपको दिखाई, जिस जगह पर पहला झगड़ा हुआ था जो कत्ल की वजह बना वो जगह भी हमने देखी, जहाँ पर कत्ल हुआ था वहीं पर चश्मदीद गवाह उस वक्त मौजूद था, वो गवाह आज भी मौजूद है, उससे भी हमने बात की। फिर भी मुलजिम को अभी तक सज़ा नहीं हुई। इस केस को चलते हुए 6 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। देखिए ब्रेक के बाद। हमारा बेटा पलोठा था, जब ठीक ठाक था कहता था हम भाई इकट्ठे रहेंगे। ये मेरी बेटी जब कब कहती है मुझे पापा, सबके पापा मेरे पापा नहीं है। नईम मसीह के सफाकाना कत्ल और उसके अहले खाना की आप बीती जानने के लिए बनाम सरकार की टीम ने मुद्दई के घर का रुख किया। इस वक्त हम नईम मसीह के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके फैमिली वाले हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप नईम मसीह के वालिद साहब हैं? जी साहब। नईम मसीह की क्या उम्र थी जब वो दुनिया से रुखसत हो गए? वो 30-35 साल थी। 35 साल उम्र थी। आपका सबसे बड़ा बेटा था या? वो पलोठा था, हमारा बेटा पलोठा था। सबसे बड़ा था जी। उसके जाने के बाद घर वालों की क्या हालत है? आप किस तरह इस गम के साथ आप डील करते हैं? बहुत परेशान की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे बड़ा बेटा नईम मसीह आपके घर की कफालत भी करता था, कमाता भी वही था। जी। आप खुद रिटायर हुए हुए हैं, काम नहीं करते आप? नहीं, मैं रिक्शा चलाता था। तो उसके बाद जब उसकी हो गया, कत्ल हो गया, तो फिर उसके बाद मैं कोई काम ना किया। 2 साल मैंने कुछ नहीं किया, चरपाई में पड़ा रहता था। मेरी बेटी सबसे छोटी स्टाफ थी, उसने मेरे को बोला कि अब्बू ऐसे पड़े पड़े क्या करेगा, तू मर जाएगा। मैं क्या करूं, मरना तो है ही है। नईम मसीह की कौन सी बात याद आती है आपको? बेटा कौन सी बात याद करते हैं? वो जब दुकान से कभी आता था तो मेरे लिए वो ग्रेप फ्रूट का जो लेके आता था, फिर हम दोनों मियाँ बीवी को बोलता था ये तुम लोग खाओ। बड़ा बेटा बाप का बाजू होता है। उसका कत्ल हो जाने के बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं? उसके कातिल के साथ क्या सलूक होना चाहिए? उसके सलूक तो हमारा क्या है, हम इंसाफ मांगते हैं, हम इंसाफ मांगते हैं। जिस तरह हमारे बेटे को उसने कत्ल किया, हम कानून से इंसाफ मांगते हैं। नईम मसीह की वालदा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। नईम मसीह आपका सबसे बड़ा बेटा था और माँ तो सभी बच्चों से प्यार करती है, मगर जो पहला बच्चा होता है उसके साथ एक बहुत ख़ास किस्म का रिश्ता होता है माँ का। नईम मसीह के गुजर जाने के बाद आपके ऊपर क्या बीती? छोटे छोटे बच्चे थे और जब ठीक ठाक था कहता था हम भाई इकट्ठे रहेंगे, एक जगह रहेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। यही ज़्यादा याद आती है। आप खुद चला गया हमें छोड़ के। नईम मसीह के कातिल के साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्या समझती हैं आप? यही समझता है जैसे उसने किया उससे यही है, इंसाफ हमें चाहिए। जो हालत उसने आपके बेटे की वही हालत उसकी भी करनी चाहिए। हाँ जी, वही होनी चाहिए। अगर आपको ये मौका दिया जाए कि नईम मसीह के कातिल को माफ़ कर दें तो क्या आप माफ़ करना चाहेंगी उसको? नहीं,
उसने माफ़ नहीं किया, इसको माफ़ नहीं करेंगे। उसकी बाजू तोड़ देता, उसकी टांग तोड़ देता, हम इसको माफ़ कर, उसकी जान बच जाती। अब उसने नहीं किया तो इसको भी नहीं करेंगे। आसिया बीबी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नईम मरहूम की अहलिया हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसिया, छोटी सी उम्र में आप बेवा हो गई, आपका जवान 35 साला शौहर कत्ल हो गया। घर की कफालत भी वो करता होगा, पैसे भी वो कमा के लाता होगा। उसके जाने के बाद आप लोगों पर क्या गुजरी? उसके जाने के बाद हमारे ऊपर बहुत परेशानी गुजरी, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी घर से बाहर निकाला ही नहीं। जब से उनकी डेथ हुई है मैं काम कर रही हूँ, बच्चे 5 हैं, इनको मतलब पाल रही हूँ, कमाती हूँ खुद ही, हर जिम्मेदारी पढ़ा रही हूँ। आप क्या काम कर रही हैं? मैं हेल्थ वर्कर हूँ। पहले उनकी डेथ के बाद मैंने 8 महीने हॉस्पिटल में आया की जॉब की। उसके बाद फिर ये पोलियो वगैरह किया, बस वो सारी जिम्मेदारी आ गई ना, मेरे ऊपर ही आ गई ना। वो मुश्किल है, कुछ भी है खुद करना है। ये है कि अब बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना है, पढ़ाना लिखाना वो खुद ही करना है ना। अब जब उनके होते हुए तो कोई परेशानी नहीं थी, अब जब सारी परेशानी आ गई हैं तो वो तो करनी है ना। आसिया, आपकी ज़िंदगी का साथी, 14 साल आप लोग साथ रहे, 5 बच्चे हुए आपके, इतना करीबी रिश्ता, और इस तरह फिर नईम एकदम से दुनिया से रुखसत हो गया। याद आता है वो? जी बहुत आते हैं। अभी मैं कल ही बात कर रही थी कि नई सुबह की बात है, ये बड़ा बेटा है ना, तो इनकी ना ऐसे ही आतिशबाजी होती है ना, शादी हाल है यहाँ पे सारे, तो वही मैं कह रही थी कि जो से बड़े बेटे की शादी होती है तो वो सेहरा जो होता है ना बाप बांध, तो मैं उसको वही कह रही थी, जब तेरी शादी होगी हमें बहुत याद आएगा। हमें तो इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हो गए। ये मेरी बेटी जब कब कहती है मुझे पापा, सबके पापा मेरे पापा नहीं है। इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये लोग ख़ुद इस बात के मुंतज़िर हैं कि इनको इंसाफ मिले। हमारे साथ यहाँ पर नईम के बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप नईम के सबसे बड़े बेटे हो और आपको मालूम है कि नईम के साथ क्या वाक़या पेश आया, आपके वालिद को किस तरह कत्ल किया गया। जब नईम ज़िंदा थे तब भी आप शऊर में होंगे, आपको होश तो था, तब आपको याद होगा कि नईम की किस तरह की आदतें थीं, किस तरह आपके साथ वो पेश आते थे। कौन कौन सी बातें याद आती हैं नईम की? जब रात को आते थे तो दूध लेके आते थे, हमारे लिए दूध पीते थे, उनके साथ खेलते भी थे। ये यादें आती है याद अभी भी। बेटा आपका क्या नाम है? शैरोलिन। कितनी उम्र है आपकी? 7 7 साल की उम्र है आपकी। आपको अब्बू याद है? जी। शैरोलिन नईम की सबसे छोटी बेटी है, उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है और ये महज 1 साल की थी जब इसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस बच्ची को अपने बाप का चेहरा तक याद नहीं, और इस छोटी सी बच्ची के दिल पर क्या बीतती होगी जब ये बाकी बच्चों को अपने वालिद के साथ हंसता खेलता देखती होगी। नईम जितना प्यार करने वाले बाप थे उतना ही प्यार करने वाले भाई भी थे। उनके भाइयों से बात करते हैं। सारे सबूत हैं, फिर भी इस केस को चलते 6 साल गुजर गए। इस वक्त हम नईम के छोटे भाई सलीम के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम। सलीम, नईम आपका बड़ा भाई था और बड़ा भाई बाप की जगह होता है। नईम का कत्ल हो जाने के बाद आप क्या समझते हैं कि आपके ख़ानदान के ऊपर क्या गुजरी, आपके ऊपर क्या गुजरी? हमारे पे तो जैसे मतलब एक क़यामत सी टूट पड़ी है। तो अभी तकरीबन 6 साल होने को हैं और कोई फ़ैसला अभी तक अदालत ने तो दिया नहीं है। अभी बस खुदा पे यकीन है कि हम ये केस फाइट करेंगे जब तक सांस है। सलीम, नईम की कौन सी बात याद आती है? भाई की ख्वाहिश थी कि सब मिलकर इकट्ठे रहेंगे, एक मकान होगा, यही इसको बनाएंगे और सारे इकट्ठे रहेंगे। अभी आप लोग उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं? बाकी जो भाई हैं आप लोग सब साथ रहते हैं?
जी जी, अभी भी हम एक साथ ही सारे रहते हैं और एक ही मकान है और इकट्ठे रहते हैं सारे मिलजुल के। अच्छा सलीम, आप पेशियों पर बाकायदा जाते हैं? जी जी, हमारी अटेंडेंस लगी हुई है, हर पेशी पे जाते हैं हम लोग। वाली साहब होते हैं, भाई होते हैं, सारे जाते हैं, विटनेस होते हैं, अटेंडेंस लगती है वहाँ पर, लगा कर आते हैं। हमने नईम के अहले खाना से बात की और जैसा कि आपने उसके भाई की बात सुनी, उनका ये इरादा है कि वो इस केस को आखिर तक लड़ेंगे जब तक मुलजिम को सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। देखिए ब्रेक के बाद। बेदर्दी से छुरियों की वार करके कत्ल किया। मेरा कहना यह है कि बाजार का कोई विटनेस उनकी एविडेंस में नहीं है। इस वाक़े की मजीद तफसीलात सुनते हैं मुद्दई के वकील अब्दुल कदीर साहब से। रफीक मसीह के बेटे रोबन मसीह ने 7 मई 2006 को थाना दमान टाउन में FIR दर्ज करवाई कि उसके बेटे को दहानी और दानियल ने बेदर्दी से छुरियों की वार करके कत्ल किया। अब सूरत यह है कि ये केस जेल के अंदर अदालत नंबर 6 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट के पास ज़ेर समाअत है। इसमें कुल 12 गवाह हैं, जिसमें से 6 चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उस बेटे को बेदर्दी से मारते हुए देखा, छुरियों की वार करते हुए देखा। मौके पर जो छुरी है वो बरामद की गई। और अब केस में कुछ डिले जो है वो सिर्फ मुलज़म की तरफ से है, कि बाज़ औक़ात मुलज़म के वकील साहब ये कहते हैं कि जी मैं हार्ट पेशेंट हूँ, या कोई ना कोई अपनी माजूरी जाहिर करके केस को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, जबकि इसका बाप जो है रात को नींद नहीं आती है, वो इसका तो परेशानी का शिकार है। और ये एक ऐसा केस है जिसमें बिल्कुल सदाकत है, शीशमदीद गवाह हैं, गाँव के दैन में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है कि भाई उसको इस वजह से मारा गया। नईम मसीह का अपना खोखा था, डैनियल उससे उधार लेता रहा। जब नईम मसीह ने उसको कहा कि मेरा उधार तो वापस कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ, तो उस पर जो है वो जज्बात में आ गया, उसको छुरी से मारना शुरू कर दिया। वो काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे, जिसमें चश्मदीद के गवाह भी मौजूद हैं और सब गवाहों ने भी इस चीज़ की जो है तस्दीक की है कि उसको बड़ी बेदर्दी से उसको मारा। पुलिस वहाँ मौजूद थी, मौके पर उसको अरेस्ट किया गया और जाते हुए वो उसके जो है वो डेथ वाक़या हो गई। देखो जी, डिफेंस का काम तो डिफेंस करना है, वो तो इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन मौके पर कोई नईम मसीह के ख़िलाफ़ ना तो कोई मनशियात का केस है, ना उसके ख़िलाफ़ किसी भी अदालत के अंदर कोई जो है वो कभी कोई मुकदमा दर्ज किया गया। बासूरत दिगर जो है डैनियल के ख़िलाफ़ बहुत सारी शिकायत हैं और उसके अलावा उसने इसके चश्मदीद गवाह भी हैं कि उसको उसने मर्डर किया है। कोई भी उसके बचने के कोई चांसेस नहीं। और ये सोसाइटी के लिए भी एक जो है ज़ाहिर है कि अगर इस तरह से लोगों को छोड़ दिया जाए और उनको माफ़ कर दिया जाए तो फिर तो कत्ल रोज़मर्रा कत्ल होते रहेंगे, लोगों को जो है वो मर्डर करते जाएगा, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। आइए सुनते हैं डिफेंस लॉयर मलिक मोहम्मद अजीम डैनियल उर्फ दानी की सफाई में क्या कहते हैं। 2006 में डैनियल ने बकौल उनके कि इसका नईम का मर्डर हुआ था। जो नईम मसीह था वो उसका पान का खोखा था। नईम जो है वहाँ पर शराब बेचता था और चर्च भी बेचता था साथ में, जिस पे इन लोगों का आपस में झगड़ा तनाज़ा रहता था। वकूए वाले दिन पुलिस का ये बयान है कि कुछ लोग वहाँ खड़े थे जहाँ पर ये होटल है, हयात होटल नाम है, वहाँ पर सुना है कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है कोई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसको छुरी लगी है और वो ज़ख्मी होकर अस्पताल चला। जो हमारा डैनियल मसीह है उसके 3-4 भाई हैं, एक उसका बूढ़ा फादर है, वो कहीं जॉब करता है, उसका इससे कोई ज़ातियत पे झगड़ा नहीं था, यानी कोई उसकी इसमें ये इनका तनाज़ा इसी बात पे बना था, ये शराब या चरस वगैरह पीता होगा, ये भी यकीनन ये कोई ये तो वो नहीं है, ये भी पीता होगा, लेता होगा वहाँ से, तो इसी तनाज़े पे उनका तनाज़ा था, झगड़ा था। क्लियर हुआ ही अभी तक नहीं है कि उसने इसका कत्ल किया है, ये तो लोगों की ज़बानी है, कभी फाइल में अभी क्लियर नहीं हुआ।
इसकी कोई नई बात नहीं है कि आप कोई भी, अभी मैं इस वक्त बैठा हूँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो अगर किसी वक्त ऐसा वाक़या हो जाए तो कोई ये नई बात नहीं है, मुझे टैबलेट की ज़रूरत है क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। ये कोई डिले टैक्टिस नहीं है। गलत बयानी से काम लिया है कि मैंने जो है एक वो अपना एक टैबलेट मुंह में रखी है या हाँ टैबलेट रखी है। एक्चुअली ऐसा कोई वाक़या नहीं है। हुआ था जिस दिन ये उसका पुलिस वाले का बयान रिकॉर्ड हुआ था, उस दिन मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे साथ एक और मेरा दूसरा वकील भी था, चाहते तो वो उससे क्रॉस करवा देते, लेकिन मैंने कहा क्योंकि ये ऑन द स्पॉट एविडेंस दे रहा है, इसलिए मुझे खुद क्रॉस करना चाहिए। इसलिए मैंने वहाँ एप्लीकेशन दे दी कि भाई आज केस नहीं चल सकता, एविडेंस उसका हो गया है, उसमें कोई डिले नहीं हुआ, लेकिन यह है कि नेक्स्ट डेट पे मैं इसको क्रॉस करूँगा। मेरा कहना यह है कि उनकी एविडेंस में नहीं है, सिर्फ उनके भाई, उसका फादर और उसका कोई साला, कोई उसका बहनोई, सिर्फ ओनली विटनेस हैं। कोई ऐसा विटनेस आउट स्टेशन का या उस मोहल्ले का नहीं है। कई डेटों पे ऐसा हुआ है कि जब मैं कोर्ट में गया हूँ तो उस वक्त विटनेस मौजूद था, बाहर मैंने देखा है। जब मैं कोर्ट में गया हूँ, एविडेंस आगे किसी और की चल रही है, मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ, उनको पता चला कि हमारा वकील नहीं आया आज, तो उन्होंने उठा के उस विटनेस को गायब कर दिया। देखिए ब्रेक के बाद जो केस उसके ऊपर लगाया गया है ये सर बेबुनियाद है, झूठा है। इसमें थोड़ा सा जो दुश्वारी है कि मुल्जिम थोड़ा सा चालाक है। जब डैनियल के भाई पतरस से इस केस के सिलसिले में बात की तो उसका कहना था, प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, और ये जो केस उसके ऊपर लगाया गया है ये सर बेबुनियाद है, झूठा है, और इसके बारे में सही मायने में तो हमें कुछ भी इल्म नहीं है। और जो ये केस लगाया है, जो भी ये लोग कर रहे हैं, ये एक साजिश हो रही है, जो ये सब लोग ही इस साजिश का शिकार हो रहे हैं। वो काम करता था और रास्ता खेलता रहता था, और ये किसी के साथ भी पहले झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। ये अचानक ही इतला आई है शाम के टाइम की कि भाई ऐसा हो गया, और सब लोग ही परेशान हो गए कि वो तो ऐसा नहीं कर सकता, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। ये जो शख्स इस हादसे का शिकार हुआ है वो मंशियात फरोशी में वो था, इन्वॉल्व था, या मतलब शाम कारोबार करता था। वो कहीं उसकी काफ़ी लोगों के साथ दुश्मनी थी, और जब मैं मिलने के लिए जाता हूँ वो रोता है, वो बोलता है उसने ये ऐसा नहीं किया। हर तरफ से हमें बहुत परेशानी मिलती है सर। घरेलू हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उसकी वजह से परेशानी है। कुछ बेरोज़गारी है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है, फिर उसके पास जाने के लिए भी परेशानी होती है, और कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, घर में बातचीत चल रही थी, मतलब ख़ानदान में, अचानक ही ये हो गया। पुलिस ने बताया घर आके कि आपका जो बेटा है वो बंद है, छोटा था, वो सब में से छोटा है, तो उसको हमने बहुत प्यार से पाला है, और उसके ऊपर ये केस बन जाना, उसका सलाखों के पीछे चले जाना, जेल चले जाना, सर हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। जब भी हम उसको देखते हैं, हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है सर, बहुत दुख होता है। और सर आगे वकील के साथ भी बात करिए, वो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है, वो आ जाएगा, आप फिक्र नहीं करो। सिर्फ ये तसल्लियाँ ही सुन रहे हैं हम लोग 6 साल से, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। दिली तौर पे हमें बहुत दुख होता है, और ये 6 साल से रो रो के अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आंसू भी खुश्क हो गए सर। वहाँ पे बहुत आवाम थी, भगदड़ मची हुई थी, तो ये कह रहे हैं कोई खुशी का टाइम था, इन लोगों ने, सब लोगों ने ही शराब पी हुई थी। उसको होश में आया तो उसने यही बोला कि नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुनी। तो खुदा के वास्ते इसका कोई हल निकालो, ताकि उनको भी कोई जो सच्चा है इस केस में, जो जिसने ये किया है उसको पकड़ें। इस वक्त हमारे साथ कानूनी माहिर एडवोकेट महमूदुल हसन साहब मौजूद हैं। इस केस के बारे में उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या वजह है कि अभी तक इस केस का फैसला नहीं हो पाया, और 6 साल गुजरने के बावजूद? देखें, इसमें जब तक एविडेंस कंप्लीट नहीं होगी, एक मर्डर केस आई है और ब्लाइंड मर्डर भी नहीं है, उसमें चश्मदीद गवाह हैं, चश्मदीद गवाह, उसमें से एक गवाह का 164 का बयान हुआ बिफोर मजिस्ट्रेट, वो भी एग्जामिन भी हो गया है। बाकी इसमें थोड़ा सा जो दुश्वारी है कि मुल्जिम थोड़ा सा चालाक है,
क्योंकि कोई भी मर्डर केस जो है वो बगैर वकील के प्रोसीड नहीं करती अदालत, और क्योंकि इसमें सज़ाए मौत भी है और उम्र कैद भी है कि जजेस की तादाद कम है, अदालतें कम हैं, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। जब तक जजेस की तादाद नहीं बढ़ेगी और केसेस जो हैं वो डिवाइड नहीं होंगे मुख्तलिफ जजेस, क्योंकि एक जज से आप कितना काम ले सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि पुलिस जो है चालान दाखिल करने के बाद भूल जाती है कि उसने किसी मुलजिम को जो है वो पकड़ा है, उसमें चालान किया है कि मुझे गवाह भी पेश करने हैं अदालत के अंदर। कोई कवानीन में तरमीम कराने की ज़रूरत है कि हमारा ये जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है ये टाइमली हो। हम ये नहीं कहते कि स्पीडी हो जाए या बहुत ज़्यादा बरकरफ्तार हो जाए, मगर कम से कम जो मुद्दई है वो मायूसी की उसकी नौबत तो ना आए। इसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से बहुत ज़्यादा डिले होता है, गवाह अदालतों में नहीं लाए जाते हैं। आप देखें कि जो ATC केसेस हैं उसके अंदर देन एंड देयर जो है वो लेकर आते हैं, मगर यहाँ जो आम अदालतें हैं उसके अंदर गवाहों को नहीं लाया जाता है। जेल इंतज़ामिया तमाम मुलज़मान को अदालत में पेश नहीं कर पाती थी, जिसको अभी कोशिश करके ये किया गया है कि गाड़ियों की तादाद जो है वो बढ़ाई गई है ताकि केसेस का इल्तवा सिर्फ इस वजह से भी ना हो कि मुलज़मान अदालत से नहीं लाए जा रहे हैं। मगरबी ममालिक हैं जहाँ पर जस्टिस का सिस्टम बेहतर है, वहाँ पर मतलब जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है किसी को तो वो कहता है यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग यू से और डू कैन एंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो यानी वहाँ पर किसी पुलिस अफसर के सामने कोई जो भी स्टेटमेंट दी जाए उसकी कानूनी हैसियत होती है, और इसीलिए उनका जो जस्टिस का सिस्टम है वो ज़्यादा बर्क। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? देखें, हमारे यहाँ तो ऐसा बहुत कुछ नहीं है। 63-64 साल गुजर जाने के बावजूद कि जहाँ जो है आज हमारा पड़ोसी ममालिक खड़े हैं, हम उधर भी नहीं पहुँचे। ब्रॉडबैंड का दौर है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर भी तो ये मुल्ज़िमान की पेशी की जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर जज जो है वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकता है, इसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता? अभी हमारे यहाँ वो स्टेज भी नहीं है। दो ये कि हमारे यहाँ वो कवानीन अभी नहीं बने। पुलिस का इतना इंप्रेशन ख़राब है आवाम के ऊपर, अवाम भी उनके ऊपर एतमाद नहीं करती, अदलिया भी उनके ऊपर एतमाद नहीं करती। हालांकि पुलिस का काम है, पुलिस गो बिटवीन है अदलिया और अवाम के दरमियान। सबसे पहले केस जो है वो थाने में जाके रिपोर्ट किया जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिस का रोल है वो इतना मस्त हो चुका है कि कितना रेशो जो है वो कम है कन्विक्शन का। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही करे और केस सही फिट करके बना के भेजे तो मैं समझता हूँ कि लोगों का छूटना बहुत दुश्वार होगा, लोग नहीं बच सकेंगे सज़ा से। वो बूढ़ा लाचार बाप जिसके जवान बेटे को बेदर्दी से सरे बाजार कत्ल कर दिया गया, वो मजबूर बीवी जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही है, वो मासूम बच्ची जो कभी अपने बाप को नहीं जान पाएगी, और वो पुरुमीद भाई जो आज भी ये आस लगा के बैठा है कि एक दिन उसको इंसाफ मिलेगा। सरकार के नाम हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा इस गमगीन ख़ानदान की फरियाद सुने और इनको इंसाफ दें। हमें ईमेल करना मत भूलिएगा bs@duniatv.tv पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।